हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम दृष्टि आईएएस का एमपीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स के लिए मॉडल टेस्ट क्रिएट किए गए हैं। टोटल 5 मॉडल टेस्ट क्रिएट किए हैं 2020 की प्री के लिए, और यह हमारा चौथा मॉडल टेस्ट है FLT4। ठीक है, FLT4 है हमारा, और 3 वीडियोस बना दिए हैं मैंने 3 टेस्ट के, और यह हमारा चौथा है। कल जो लास्ट होगा वह हमारा 5वां हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम भी है हमारी 25 जुलाई को, यानी अगले संडे को। देखते हैं, चलो हमारा आज का FLT क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक सेपरेट निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? कौन से अधिनियम के तहत? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत क्या किया गया? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यह देखना हमें। कथन ए क्या है? केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है, हाँ बनाया था, 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। केंद्र सरकार ने बनाया था क्योंकि राज्य बनाने थे अलग अलग। ठीक है, अगला क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि यानी एक्सेप्ट नहीं किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्वीकार कर लिया था। बाद में जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राज्य कैसे बने हैं? भाषाओं के आधार पर बने थे। तो पहले तो शुरुआत में पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो भी समितियाँ बनी थी वह अस्वीकार कर रही थी, लेकिन बाद में उन्हें करना ही पड़ा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ऐसा यह क्या कथन हमारा गलत हो जाएगा? सही नहीं वाला कथन ढूंढना है हमें, तो बी है सही नहीं। बाकी दूसरे जो सही ऑप्शन और कौन से है? इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हो गया। फिर अगला कौन सा है कथन? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए। ठीक है, 14 राज्य और 6 यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो बी है, एक्सेप्ट किया था, भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे ऐसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग की प्रकृति संवैधानिक नहीं है? ठीक है, कौन सा आयोग है इनमें से जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग है, हमने पढ़ा है, इसके वीडियोस भी बनाए हैं आयोग के ऊपर। तो राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक है। राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक नहीं है बल्कि सांविधिक है, स्टैट्यूटरी है। और ये लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी संवैधानिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किए गए संवैधानिक। तो महिला आयोग है, संवैधानिक नहीं, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ठीक है, सीएम की ड्यूटीज में कौन सा शामिल नहीं है? क्या है पहला कथन? राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधायन के प्रस्तावों को राज्य के राज्यपाल को संसूचित कराना। ठीक है, सीएम क्या करेगा? राज्य के जो भी मामले हैं प्रशासन से संबंधित और मंत्रिपरिषद के जो सभी डिसीजन लिए गए हैं वो, और विधायन के प्रस्ताव, ठीक है, जो भी प्रोपोजल्स रखे गए हैं विधानसभा में उनको सूचित करना होगा राज्यपाल को। ठीक है, तो कथन ये है, राइट है। फिर राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना और विधायन के प्रस्तावों को उपलब्ध कराना। अगर राज्यपाल चाहे कि प्रशासन से संबंधित कोई सूचना मांगे सीएम से तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा, तो यह भी कथन राइट है। फिर क्या है? मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संशोधित करना। ठीक है, मासिक प्रतिवेदन में यानी मंथली रिपोर्ट होगी राज्य प्रशासन से संबंधित,
उसको मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करना। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचित नहीं करता है, राज्यपाल को सूचित करता है। तो हमारा जो नहीं ऑप्शन चुनना है, नहीं कथन ढूंढना है, तो वह है सी। ठीक है, तो सी आंसर है। लेकिन अगला और कथन क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि राज्यपाल चाहे तो ऐसे किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यह भी इसका अधिकार है राज्यपाल कि कोई किसी मामले को मंत्री द्वारा डिसीजन ले लिया गया है लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो मंत्रिपरिषद को विचार के लिए कहेगा कि इस पर विचार करो। तो यह कथन भी हमारा राइट है। तो इसी है इसका आंसर। कौन सा कथन गलत था ढूंढना था हमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है कथन इसके। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। राइट है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में या उनके निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो डिसीजन यानी उसके मामले का निपटारा कौन करेगा, उसकी अंतिम शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कथन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है, बी कथन क्या कहता है। बी कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ही करता है तथा उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। ठीक है, तो क्या कथन क्या कह रहा है कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष है और उसके सदस्य है उनके आचरण की जांच कैसे होगी, राष्ट्रपति के निवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति निवेदन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा उसकी जांच और फिर उसकी सलाह, सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। फिर सी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए क्या है प्रावधान कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो भारत के किसी भी दूसरे न्यायालय या फिर किसी ट्राइब्यूनल या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वकील नहीं बन सकते हैं बाद में वो। तो सी भी राइट है। अगला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उन जजेस को अपने न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की ही अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी अगर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं तो उन्हें भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो से डी है, कथन गलत दिया है उन्होंने, दंडित नहीं किया जा सकता लेकिन किया जा सकता, तो डी आंसर हमारा रहेगा। अगला क्या है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में पहला क्या कथन है कि सामान्य विधेयक पर, जो सामान्य बिल होते हैं उस पर विचार कर उन्हें पारित करती है। ठीक है, सामान्य विधेयकों को पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। ठीक है, यानी जो मनी बिल है उसमें संशोधन करने की सिफारिश दे सकती है। तो यह कथन भी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो उसे हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा। अगला क्या कथन है, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, 3 सूचियाँ है, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है वहाँ पर केवल राज्य ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपातकालीन प्रावधान आ जाते हैं जिस पर आवश्यक हो कि केंद्र उस पर कानून बनाए, तो राज्यसभा के पास शक्ति होती है वह कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे देती है। ठीक है, और यह कौन से आर्टिकल में इसके लिए शक्ति दी गई है,
249, ठीक है। 249वें आर्टिकल में राज्यसभा को राज्यों के ऊपर राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो सभी कथन है वह राइट है, तो हमारा आंसर क्या है, डी, सभी राइट है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो बिल है CAB, उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित करवाने के लिए यानी बिल को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता नहीं है, ठीक है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और लोकसभा का क्या लोकसभा का जो स्पीकर है उसकी अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों की अगर बैठक होती है सम्मिलित संयुक्त, तो उसकी अध्यक्षता करता है, ना कि यह बैठक बुलाता है, ठीक है। वैसे भी संविधान संशोधन के लिए जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन में। तो वैसे तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब हमें सही नहीं कथन ढूंढना था, तो ए है। और बाकी जो सही है वो कथन पढ़ लेते हैं। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। लोकसभा अलग पारित करेगा, राज्यसभा अलग पारित करेगा संविधान संशोधन को। और अगला क्या कथन है, विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। विधेयक को मतलब बिल को जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आइदर इन लोकसभा आइदर इन राज्यसभा। और अगला क्या कथन है, विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर द्वारा भी विधेयक को यानी बिल को लाया जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर गैर सरकारी मेंबर यानी जो संसद का सदस्य है लेकिन वह मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन वह एक सदस्य है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, ठीक है। तो हमारा सही जो है आंसर ए है, जो गलत कथन है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक, ठीक है, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम उपयोग होता है, क्यों, ठीक है। प्रेशर कुकर में जो ट्रेडिशनल विधियाँ है उससे कम समय क्यों लगता है, कम समय और जल क्यों लगता है। इसका कारण है प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसके कारण वहाँ जल की आवश्यकता कम होती है और कम समय में भोजन पक जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली यानी स्लेब में, ठीक है, कोई प्रकाश किरण कांच की स्लेब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कोई आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। कोई आवृत्ति नहीं बदलती है जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली यानी स्लेब में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, यह कुछ स्थान दिए हुए है, परमाणु शक्ति केंद्र है और कौन से राज्य में अवस्थित है, यह है। तो कौन सा परमाणु केंद्र कहाँ पर अवस्थित है यह देखना है हमें। कलपक्कम कहाँ पर है, कलपक्कम है तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ पर है, नरोरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। काकरापार कहाँ पर है, काकरापार है गुजरात में। देन ट्राम्बे है महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या है, कलपक्कम तमिलनाडु में है परमाणु शक्ति केंद्र, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो हमारा क्या हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर है, 3, 1, 2, 4 का जो मेल है वो है। अगला क्या है प्रश्न, कुछ रसायन दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ रसायन है, केमिकल्स है और उनके जनरल नाम है, ठीक है, सामान्य नाम है। कुछ रसायन उसके सामान्य नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा, ठीक है।
वॉशिंग सोडा यानी जो कपड़े धोते हैं वह, बेकिंग सोडा यानी जो खाना पकाने के काम आता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा। नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग हंसाने वाली गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो खांचे भरने के काम आती है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी हाइड्रेटेड कैल्शियम, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। 2413 है राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, राइट है। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज केलिनो गोल्जी ने, ठीक है, केलिनो गोल्जी ने इसकी खोज नहीं की थी, बल्कि किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी की। तो बी है इसका रॉन्ग, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। बाकी केंद्र की खोज किन्होंने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, केंद्र की खोज जो कि यह सेल है मान लो, इसकी सेल की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। और जो इसके अंदर भीतर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और फिर क्या है? जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। लिविंग जीवित और लिविंग सॉरी क्या ये मैं पढ़ रहा हूँ उसको, जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है, ठीक है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वह है बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप यानी एक रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि बॉम्बे में पाया जाता है, तो उसमें कौन सा सही है? इसमें एंटीजन ए और बी पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या एंटीजन ए और बी पाई जाती है, तो यह कथन गलत है। इसमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटीबॉडी एच पाई जाती है, यह भी गलत है। और फिर क्या कह रहे हैं? ए और बी दोनों गलत है, तो फिर डी इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यह एक रेयर, ठीक है, रेयर से रेयर केस ब्लड ग्रुप पाया जाता है बॉम्बे में, उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अक्सर समाचारों में आने वाला शब्द बायोफोर्टिफिकेशन के संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन जो कि समाचार पत्र में आता रहता है, उसका संबंध किससे है? यह खाद्य फसलों में पोषण गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया है, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? खाद्य फसलों में पोषण गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कोई बैंगन है, बैंगन को इसका बायोफोर्टिफिकेशन करने से इसके पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी, या फिर चावल के पोषक तत्वों में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। इसी तरह टमाटर में की जा सकती है, आलू में की जा सकती है, बाकी दूसरे खाद्य पदार्थों में की जा सकती है। तो ए इसका राइट आंसर है, जो कि बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है, खाद्य पदार्थों में पोषक गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, नेट न्यूट्रलिटी वह सिद्धांत है जिसके तहत, ठीक है, नेट का मतलब इंटरनेट वही है, और न्यूट्रलिटी का मतलब बिना भेदभाव के, ठीक है, तो वही है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाना, ठीक है। इंटरनेट जो सेवा प्रदाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ISP, वो इंटरनेट यूज़र्स को, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट पर समान सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाना, इसे कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? भारत का पहला निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में अवस्थित है भारत का पहला निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र, ठीक है, प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर। और मिसाइल तो हमारे DRDO और
इसरो ये बनाते हैं, सरकारी संस्थान बनाते हैं, लेकिन एक निजी मिसाइल उत्पादन केंद्र है तेलंगाना, ठीक है, वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों का शासन कहाँ था? चंदेल शासकों का शासन कहाँ पर था? बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में था चंदेल शासकों का शासन। अगला प्रश्न है, चेदी राज्य किस भू क्षेत्र से संबंधित है? चेदी जो कि महाजनपद काल के समय से एक महाजनपद था चेदी, ठीक है, मध्य प्रदेश में अवस्थित, एक अवंती और एक चेदी, तो दो महाजनपद थे मध्य प्रदेश में, तो एक चेदी था, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से, ठीक है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उससे संबंधित था चेदी। अगला प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस जिले में आता है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र आता है भिंड में, ठीक है, भिंड जिले में आता है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को, ठीक है, बुरहानपुर को कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष यानी जो विधि पुरुष उसका उपनाम है, किन्हें जाना जाता है? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? कुंजीलाल दुबे को, ठीक है, कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश से कितने निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? ठीक है, लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश से कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 29, ठीक है, 29 क्षेत्र है। और राज्यसभा में कितने? राज्यसभा में है 11 और लोकसभा में 29। अगला प्रश्न है, शरद जोशी सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, शरद जोशी सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? शरद जोशी सम्मान का संबंध है व्यंग्य लेखन, ठीक है, शरद जोशी एक व्यंग्यकार थे, तो उनके सम्मान में शरद जोशी सम्मान दिया जाता है, प्रसिद्ध या फिर जो व्यंग्य में लेखन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस में ई शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, ई गवर्नेंस है तो ई किस लिए प्रयुक्त होता है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स का यानी अवरक्त तरंगों का इनमें से किसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है? VCRS में किया जाता है, स्टीरियो में किया जाता है, टेलीविज़न रिमोट में किया जाता है, ठीक है, लेकिन टेलीफोन संचार में नहीं किया जाता है, ठीक है, टेलीफोन संचार में नहीं किया जाता है अवरक्त तरंगों का उपयोग, लेकिन बाकी VCRS में किया जाता है, स्टीरियो में किया जाता है और टेलीविज़न रिमोट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है, वेन वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है? इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का है यह उदाहरण वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाली चयन समिति में कौन नहीं होता है? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना होता है, तो उस चयन समिति में, ठीक है, जो चयन समिति राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी उसमें कौन नहीं होता है? ठीक, कौन नहीं पूछा है? प्रधानमंत्री होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, बाकी प्रधानमंत्री होता है और गृह मंत्री भी होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करने वाला देश का छठा राज्य है, ठीक है, शहरी लोकल बॉडीज में शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करने वाला देश का छठा 6 नंबर का राज्य है गोवा, ठीक है, गोवा राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह से पहला ऑडियो जारी किया है? ठीक है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह से पहला ऑडियो जारी किया है? कहाँ से? मंगल ग्रह से, ठीक है, मंगल ग्रह से। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वें जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? हाल ही में 5वें जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? खंडवा में, ठीक है, खंडवा एक हनुवंतिया जगह है, हनुवंतिया, वहाँ पर 5वां जल महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इन कथनों में से कौन सा सही देखना है। 12 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश
भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। रॉन्ग है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? 12 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। रॉन्ग ऑप्शन है यह। अगला क्या है? सॉरी, यह क्या बोल रहा है, इसमें रॉन्ग तो नहीं आएगा। 12 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। राइट है, रॉन्ग बोल रहा था, राइट ऑप्शन है यह। और फिर अगला क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश में 800 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश में 800 नई दुग्ध सहकारी समितियाँ, ठीक है, दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। राइट है, ठीक है। तो ए और बी दोनों राइट है, सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वां, ठीक है, 139वां स्थान मिला है, 139वां। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और ये अमिताभ कांत कौन है? CEO है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। और उसके उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। अगला प्रश्न है संदेश पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किस संस्थान या विभाग द्वारा किया जाता है? ठीक है, संदेश पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, संदेश पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। जो जिला है लद्दाख में, ठीक है, जो जिला लद्दाख में यह दर्रा है और यह स्थान है। कौन सा दर्रा कौन से स्थान पर है? जो जिला है लद्दाख में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और लिपुलेख उत्तराखंड में है। ठीक है, लिपुलेख उत्तराखंड में, देन नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, क्या है? जो जिला दर्रा लद्दाख में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में और नाथुला सिक्किम में। ठीक है, यह लिपुलेख वही है जिसे नेपाल अपनी सीमा में बताता है। तो उत्तराखंड में है लिपुलेख, नाथुला है सिक्किम में और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और जो जिला है लद्दाख में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है C 3124। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील उल्कापातीय प्रभाव से बनी है? ठीक है, पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड गिर जाता है तो यहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो जाता है। तो ऐसी झील कौन सी है? ऐसी झील है लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र की लोनार झील है उल्कापातीय प्रभाव से बनी हुई झील। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में काली मृदा पाई जाती है, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें लोहा, चूना और पोटाश से समृद्ध होता है यह। ठीक है, यह मिट्टी कैसी होती है? लोहे, चूने और पोटाश से समृद्ध। राइट। नमी के प्रति धारणशील, ठीक है, नमी काफ़ी, यह पानी काफ़ी सोख लेती है यह। फिर उर्वरक और गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। राइट है, ठीक है। और फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध, जैविक और फास्फोरस तत्व से समृद्ध नहीं है। ठीक है, डी इसका रॉन्ग है। जैविक तत्व मतलब इसमें जैव पदार्थ पाए जाने जैसे कि पौधों या फिर वृक्षों के या जीवों के अवशेषों से बनी हुई जैविक तत्व से समृद्ध। लेकिन ये काली मिट्टी कैसी बनी है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी हुई है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में इस तरह के जैविक तत्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अजैविक तत्व होते हैं। तो डी है हमारा सही नहीं। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक वृक्ष प्रभावी स्पीसीज है? ठीक है, सागौन किस तरह का वृक्ष है? सागौन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी जो साल में एक बार अपने
पर्णपाती यानी पत्तों को गिरा देते हैं। तो साल के वृक्ष यानी सागौन के वृक्ष क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, इनमें से सुमेलित है राष्ट्रीय जल अकादमी रुड़की रोंग, केंद्रीय जल आयोग दिल्ली में है। ठीक है, राइट है यह, बी इसका राइट आंसर है। बल्कि बाकी जो राज्य जल विज्ञान संस्थान पुणे में नहीं है, केंद्रीय भूजल बोर्ड भी फरीदाबाद में नहीं है, और जो राइट एक हुआ है केंद्रीय जल आयोग है, दिल्ली में है, केंद्रीय जल आयोग दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक उद्योगों की अस्थिति को प्रभावित करता है? ठीक है, इंडस्ट्री की अस्थिति को कौन सा घटक प्रभावित करता है? कच्चा माल होना चाहिए उद्योगों के लिए, राइट है। सरकारी नीतियाँ भी ठीक ठाक होनी चाहिए, राइट है। परिवहन ट्रांसपोर्ट भी सही होना चाहिए ताकि माल को ले जाया जा सके, तो सभी है। ठीक है, ये सभी कारक क्या है? उद्योगों की अस्थिति को प्रभावित करते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न कहता है, नगरीकरण प्रारूप के संबंध में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नगर है और उसकी जनसंख्या। ठीक, कौन सा नगर कितनी जनसंख्या में कौन सा नगर कहलाएगा? प्रथम वर्ग का नगर, जहाँ पर प्रथम वर्ग का नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर क्या कहलाएगा? प्रथम वर्ग का नगर। फिर महानगर किसे कहेंगे? 10 से 50 लाख की जनसंख्या वाला, ठीक है, उसे महानगर कहेंगे। मेगानगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या। ठीक है, मेगानगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या। और कस्बा यानी टाउन 5000 से कम जनसंख्या। ठीक है, 5000 में तो गांव में जनसंख्या होती है, और कस्बा तो टाउन होता है, उसमें 20,000 या 50,000 से अधिक तो होना ही चाहिए। तो डी इसका सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहला राज्य है जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया? ठीक है, एटलस जारी किया है, यानी एक एटलस अलग से जारी किया है बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए। ऐसा कौन सा भारत का कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है, केरल ऐसा राज्य है जिसने बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया। ठीक है, केरल यहाँ पर अवस्थित है, एटलस जारी किया है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें घटना है और कौन से दिनांकों को होती है यह देखना है हमें। तो ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? 21 जून को। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में 21 जून को, तो ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को होती है। फिर शीत संक्रांति होती है। शीत संक्रांति कब होती है? शीत संक्रांति का कब समय होता है? शीत संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को, शीत संक्रांति 22 दिसंबर को, और बसंत विषु होता है 21 मार्च को। ठीक है, और शरद विषु 23 सितंबर को। ठीक है, तो यह घटना है और इसका दिनांक दिया हुआ है। तो ग्रीष्म संक्रांति यानी ग्रीष्म ऋतु की जो संक्रांति होगी वह 21 जून को, और शीत संक्रांति होगी वह 22 दिसंबर को, और बसंत विषु 21 मार्च को, शरद विषु 23 सितंबर को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3 को जो मैच कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। बी सही आंसर होगा, 1 2 4 3। ठीक है, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मारियो द्राघी। ठीक है, मारियो द्राघी को नियुक्त किया गया है इटली का नया प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है?
सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, यातायात और उसके ऊपर टिप्पणी यानी उसके ऊपर कमेंट किया गया है। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर है? यह यूएस और कनाडा यानी अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए उपयोगी है। यह एक विशेष व्यावसायिक जल परिवहन मार्ग प्रदान करती है, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है। तो यह राइट है। यूएसए और कनाडा दोनों के लिए उपयोगी है सेंट लॉरेंस नदी, और कमर्शियल वाटर वेज है यह, मतलब व्यावसायिक जल परिवहन मार्ग है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सों को जोड़ती है, ठीक है। तो यह हमारा यही सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह उत्तर अटलांटिक मार्ग ऑस्ट्रेलिया के डरबन और मेलबर्न शहर को जोड़ता है, ठीक है। ये तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, और उत्तरी अटलांटिक यह तो यूरोप में है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जो कमेंट किया है वो है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अनुक्रमण या सक्सेशन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? सक्सेशन यानी अनुक्रमण की व्याख्या कौन सही करता है, कौन सा कथन? तो इसका सही व्याख्या करने वाला है ऑप्शन सी। क्या कहता है ऑप्शन सी? किसी भी पारितंत्र को की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुक्रमण, ठीक है। एक क्या है? प्रारंभिक प्रजाति है, और उस बी क्या है? द्वितीय प्रजाति। तो ए प्रारंभिक प्रजातियों को बी द्वारा क्या कर लिया जाएगा? प्रतिस्थापित कर लिया जाएगा। इनके जगह पर बी प्रजाति आ जाएगी, ठीक है, फिर उसकी संरचना में परिवर्तित कर देगी, तो इसे कहते हैं अनुक्रमण या फिर सक्सेशन, ठीक है। तो सी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास का कारक है, प्रभाव है, ठीक है, राइट है। यह प्रदूषक के नाम दिए हुए हैं और उसके प्रभाव दिए हुए हैं, तो कौन सा सही नहीं है यह देखना है हमें। वायु प्रदूषक कौन सा है? क्लोरोफ्लोरो, तो उसका प्रभाव वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास है, राइट है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होती है, राइट है। शीशे के यौगिक से क्या जोड़ों का दर्द होता है? नहीं, रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान, तो ये ए, बी और डी राइट इसके जो है सुमेलित है, और सी सुमेलित नहीं है, ठीक है, सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? एजेंडा 21 का अभिप्राय है, ठीक है। एजेंडा 21 का अभिप्राय क्या है? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित देशों हेतु प्राप्य लक्ष्यों की सूची, ठीक है, क्या है? एक कथन क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित देशों हेतु प्राप्त लक्ष्यों की सूची, यह कथन गलत है। 21 से संबंधित नहीं, ठीक है, एजेंडा 21 से रिलेटेड नहीं है। और दूसरा क्या है? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकासशील देशों के लिए प्राप्य लक्ष्यों की सूची, यह भी कथन नहीं सही है। अगला क्या कथन है? जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई वैश्विक कार्य योजना, ठीक है। एजेंडा 21 का उद्देश्य यानी अभिप्राय क्या है? क्या मतलब है इसका? जून 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट में अपनाई गई वैश्विक कार्य योजना है, सी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है, गलत कथन का चुनाव करना है। जेनेवा प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है, जेनेवा प्रोटोकॉल जैव विविधता से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। गलत कथन है, बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था सम्मेलन, और वहाँ का क्या प्रोटोकॉल बनाया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और साइट्स क्या है? साइट्स एक ग्रुप है, संस्था है, वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने से संबंधित है, ठीक है।
साइट्स क्या है, वन्य जीवों के अवैध यानी इलीगल व्यापार, इलीगल ट्रेड को रोकने से संबंधित है। फिर रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है। तो BCD हमारे सही कथन है, ए रॉन्ग है, तो जो ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न क्या है, क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त सबसे सामान्य रसायन है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त सबसे सामान्य रसायन है, कौन सा रसायन है क्लाउड सीडिंग के लिए, सिल्वर आयोडाइड राइट है, हाँ। पोटेशियम आयोडाइड भी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सभी है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त सबसे सामान्य रसायन है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सभी है, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर करता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार के कर्तव्यों में इनमें कौन सा शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है, किसी शासकीय सेवक द्वारा मानव अधिकार हनन के मामलों की शिकायत की जांच करना। ठीक है, क्या किसी शासकीय सेवक द्वारा मानव अधिकार हनन के मामलों की शिकायत की जांच करना, राइट है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मानव अधिकार हनन के मामलों में की गई शिकायत की जांच, यह भी राइट है। अगला क्या है, राज्य सरकार को सूचित करके जल की दशाओं का निरीक्षण करना। ठीक है, राज्य सरकार को सूचित करके जल की दशाओं का, पानी की दशा का निरीक्षण करना, यह भी राइट है। फिर अगला क्या है, उपर्युक्त मामलों पर की गई शिकायत सही पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही का आदेश पारित करना। ठीक है, उपरोक्त जो कथन है उस मामलों में कोई शिकायत सही पाई जाती है तो दंडात्मक कार्यवाही यानी पनिशेबल एक्शन का यानी दंडात्मक कार्यवाही का आदेश पारित करना, तो यह क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, दंडात्मक कार्यवाही का आदेश कोर्ट देता है, न कि आयोग। यह क्या है, यह सिर्फ आरोपी क्रिएट करता है। ठीक है, आरोप लगाता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है, ना कि कार्यवाही करता है। तो डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को कौन सा दर्जा प्राप्त है, कैबिनेट मंत्री का। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों में कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन सा कार्य शामिल नहीं, इनमें से कौन कौन से कथन हैं, असंवैधानिक तथा अन्य कानूनों के तहत पिछड़ा वर्ग को प्राप्त सुरक्षा की जांच एवं निगरानी करना, राइट है। पिछड़े वर्गों के अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, राइट है। पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतें सही पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही करना। ठीक है, दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता आयोग, यह सिर्फ कोर्ट का काम है, तो सी इसका कथन कैसा है, गलत है, और आंसर सी हमें चुनना है। फिर जो डी कहता है कि पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, तो यह भी राइट था, बी भी राइट है, ए भी, लेकिन सी है वह कथन गलत है। ठीक है, सी हमें सही ऑप्शन देखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श से केंद्र सरकार एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। अगला प्रश्न है, प्रपाती प्रभाव। ठीक है, प्रपाती प्रभाव दिया हुआ है, क्या है इसका इंग्लिश में मीनिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, कैस्केडिंग प्रभाव है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है,
इसका राइट आंसर है वस्तु के क्या इसका राइट आंसर है वस्तु के उत्पादन के लिए ज़रूरी आगत का करारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगने से वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना। ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसके उत्पादन के लिए मान लीजिए कोई बिस्किट बन रही है, ठीक है, बिस्किट बनी है, इसके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी लागत पर टैक्स लगता है। ठीक है, इसके उत्पादन पर टैक्स लग रहा है, फिर इसको कहीं और सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वहाँ भी टैक्स लग रहा है, और अलग अलग जगह इसको वितरित डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ भी टैक्स लग रहा है। तो हर जगह इसके ऊपर टैक्स लगता जा रहा है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, लागत मूल्य बढ़ जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, इकोनॉमी का प्रश्न है, कैस्केडिंग इफेक्ट। अगला प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन है विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बोकारो इस्पात संयंत्र जर्मनी, ठीक है, रोंग है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी भिलाई इस्पात संयंत्र है, सोवियत रूस से के सहयोग से बना हुआ। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी से बना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से बना है। ठीक है, तो ए है इसका आंसर, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सलामी साइबर अटैक क्या है? ठीक है, सलामी साइबर अटैक क्या है? सलामी साइबर अटैक है अनेक बैंक खातों से बहुत कम राशि के रूप में पैसे चुराना। ठीक है, ठीक है, सलामी साइबर अटैक ये चाइना में सिद्धांत चाइना अपनाता है, या चाइना के जो हैकर्स है वह अपनाते हैं, और ये मिलिट्री सिद्धांत भी है। सलामी साइबर अटैक, उसमें सलामी अटैक कहा जाता है। साइबर अटैक जब टेक्नोलॉजी या फिर बैंक से रिलेटेड जो फ्रॉड होता है उस जाएगा। तो वैसे सलामी का मतलब होता है कि चाइना क्या करता है, किसी देश के उसके आसपास के देशों में कोई सीमा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा क्षेत्र कब्जे में लेगा। ठीक है, थोड़े पता ही नहीं चलेगा दूसरे देश को, सामने वाले को, कि कौन सा क्षेत्र उन्होंने कब्जाया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कब्जा करेगा, तो एक समय बाद, लंबे समय बाद लगेगा कि बहुत सारा चले गया है। ठीक है, उसको पता ही नहीं चला। तो यह लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाता है चाइना, तो इसे सलामी टैक्टिक्स कहते हैं। उसी तरह ये सलामी साइबर अटैक भी क्या है, बैंक के फ्रॉड से रिलेटेड है। जो हैकर है वो क्या करते हैं, अनेक बैंक खातों से बहुत कम राशि के रूप में पैसे चुराते हैं, यानी बहुत सारे हज़ारों खातों में से थोड़ी थोड़ी राशि, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे, तो जो अकाउंट होल्डर है उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितना पैसा निकला है। पता भी चल जाएगा तो उसे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इतना कटा है, 5 रुपये कटे हैं मेरे 1000 रुपये में से, तो वो ज़्यादा चिंता नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुत सारे खातों से निकाल लेंगे तो उसके पास तो काफ़ी पैसा हो जाएगा, हैकर्स के पास। तो इसे कहते हैं सलामी साइबर अटैक। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है इनमें से। ठीक है, शून्य आधारित बजटिंग को क्या कहते हैं? शून्य आधारित जीरो बेस्ड बजट किसे कहते हैं? किसी कार्यक्रम की गैर उपयोगिता मानते हुए शून्य से बजटिंग करना और इसकी आवश्यकता समझते हुए आवंटन करना। ठीक है, क्या है शून्य आधारित बजटिंग? किसी कार्यक्रम की गैर उपयोगिता मानते हुए शून्य से बजटिंग करना और इसकी आवश्यकता समझते हुए आवंटन करना। आउटकम बजटिंग का क्या अर्थ होता है? केवल भौतिक निर्गत की बजटिंग नहीं, बल्कि उद्देश्यों की उपलब्धि। ठीक है, आउटकम मतलब उपलब्धियों यानी उद्देश्यों पर ध्यान देना। केवल भौतिक निर्गत की बजटिंग नहीं, बल्कि उद्देश्यों की उपलब्धि। बेस रेट किसे कहते हैं? बेस रेट कहते हैं विश्लेषणात्मक मापदंडों पर निर्धारित दर। ठीक है, विश्लेषणात्मक मापदंडों पर निर्धारित दर को बेस रेट कहते हैं। और प्राथमिक उधारी दर किसे कहते हैं? वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर निर्धारित दर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर निर्धारित दर को कहते हैं प्राथमिक उधार दर। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर इसका क्या हो जाएगा?
4123, ठीक है, 4123 जो होगा ऑप्शंस में 4123, तो इसका राइट आंसर है बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जनांकीय लाभांश की जनसंख्या अधिक होने से हमें लाभ होगा, ठीक है। जनसंख्या अधिक होने से हमें कैसे लाभ होगा? क्योंकि 65 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या अधिक है, ठीक है। इससे क्या, यह हमें वर्क फोर्स यानी काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, तो इसे क्या कहते हैं? जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरेमाइक, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरेमाइक अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है? भारत आने का सही क्रम कौन सा है इन यात्रियों का? पहले फाहियान आए हैं, फिर कोसमस, फिर हेनसांग, फिर इत्सिंग, ठीक है। फाहियान आए हैं, यह ए इसका राइट है। फाहियान, कोसमस, हेनसांग और इत्सिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन रॉन्ग है? इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, राइट है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, राइट है। फिर सी क्या कहता है, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, ठीक है। तिल और सरसों का उत्पादन करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला क्या है, कालीबंगन में जूते हुए खेत के अवशेष पाए गए, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, वहाँ पर जूते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं, राइट। बी कहता है, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे के औजारों के उपयोग का प्रमाण नहीं मिलता है, तो बी है इसका राइट, जो कि कथन गलत है। अगला प्रश्न क्या है, असतो माँ सदगमय, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा कुछ है ना मंत्र, असतो माँ सदगमय तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो निम्न में से किससे लिया गया है असतो माँ सदगमय? असतो माँ सदगमय लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद जो कि यजुर्वेद से संबंधित, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है और उपनिषद, ठीक है। कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक है। असतो मा सदगम, यह शब्द इससे संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? मध्य प्रदेश नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी है भोपाल में, ठीक है। जहाँ पर MPPSC में जो सिलेक्ट होते प्रशासनिक अधिकारी उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है उनकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया? जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। अगला प्रश्न है, आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए, राइट है, सही है। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, रॉन्ग, ठीक है। व्यापारी भी बना सकते थे, तो इसका जो कथन सही नहीं है बी है, तो आंसर बी है इसका। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, राइट है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, राइट है। उसके काल में यात्री हेनसांग आया, ठीक है। उसके काल में यात्री हेनसांग नहीं आया था, उसके काल में फाहियान आया था, ठीक है। फाहियान, हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, याद रखना। हे ह से शुरू होता है, तो हेनसांग और हर्षवर्धन एक जैसा, तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, ठीक है। तो सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पुस्तक है और उसके लेखक का नाम है, ठीक है। पुस्तक कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है यह देखना है हमें। बादशाहनामा,
ठीक है। बादशाह नामा किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ठीक है, उसकी बहन ने लिखी है हुमायूं नामा की, गुलबदन बेगम। और चार चमन किसकी है रचना? चंद्रभान की। मंतखाब उत तवारिक किन की रचना? अब्दुल कादिर बदायूनी की, ठीक है। क्या है? बादशाह नामा, बादशाह नामा है अब्दुल हमीद लाहौरी की, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, चार चमन चंद्रभान की है, और मुंतखाब उल तवारिक है अब्दुल कादिर बदायूनी की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है। तो दीवान ए अर्ज मध्यकाल के विभाग है, डिपार्टमेंट है, और उससे संबंधित उसके प्रधान कौन होते थे? वह है तो दीवान ए अर्ज, उसके प्रधान कौन होते हैं? आरिज ए मुमालिक, ठीक है। दीवान ए अर्ज के प्रधान आरिज ए मुमालिक। कारखाने के प्रधान कौन होते थे? वकील ए दर, ठीक है। वकील ए दर कारखाने के प्रधान। धार्मिक संस्थान के प्रमुख को आला सदर, ठीक है, सदर ए आला बोलते हैं ना, वैसे ही धार्मिक संस्थान के प्रमुख को आला सदर। तो सभी है डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं था? ठीक है, कौन सा कारण नहीं था? तो इसका कारण क्या क्या कथन है? यह अफवाह उड़ाई गई कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था, ठीक है, यह भी एक अफवाह फैली थी, राइट है, ठीक है। और राइफल में भी गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी, यह भी कहा जाता है। और दूसरी अफवाह यह थी कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में जो बिकने वाला आटा है उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला, यह अफवाह थी। और दूसरा क्या, यह भविष्यवाणी की गई कि प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 तक, उसी की बरसी हो रही थी 1857 में। तो क्या भविष्यवाणी थी कि प्लासी की युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। फिर और क्या कथन है? ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष था, ठीक है। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन जो डी है वह कथन सही नहीं। यह भविष्यवाणी की गई कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो डी है कथन गलत, तो ऑप्शन डी हमें चुनना है। अगला क्या है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ठीक है, इल्बर्ट बिल संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना, ठीक है। अब क्या कर सकते थे? भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। पहले सिर्फ यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई, उसे सज़ा सुनाने का काम सिर्फ यूरोपीय जज ही कर सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान था कि भारतीय जज भी उनके मामलों की यानी मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन इस विवाद उत्पन्न हो गया, गोरों ने उसका विरोध किया, लेकिन फिर उस इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। 1935 में 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मलखम्ब के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है, राज्य खेल है, उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? योगेश मालवीय, ठीक है, योगेश मालवीय को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, 93 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2021 में हुआ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार नोमैडलैंड फिल्म को मिला है, ठीक है, नोमैडलैंड फिल्म को मिला है। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित करके किया गया है, क्या किया गया है?
अटल प्रोग्रेस वे, ठीक है। हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित करके अटल प्रोग्रेस वे रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में खजुराहो नृत्य समारोह के कौन से सत्र का आयोजन किया गया, ठीक है। फरवरी 2021 में खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ होता है, यहाँ पे खजुराहो छतरपुर में होता है। कौन से सत्र का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर है 47वां, ठीक है। 47वां सत्र था फरवरी 2021 में खजुराहो नृत्य समारोह का 47वां, ठीक है, 47वां सत्र था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्पीकर किसे निर्विरोध चुना गया है, गिरीश गौतम को, ठीक है, गिरीश गौतम को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर की चाइल्ड आर्टिस्ट ग्रेसी गोस्वामी ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर की चाइल्ड आर्टिस्ट ग्रेसी गोस्वामी ने कोरोना वायरस पर बनी फिल्म कॉन्टैक्ट में अहम किरदार निभाया, तो ग्रेसी गोस्वामी कहाँ से है, भोपाल से, ठीक है, भोपाल से है। अगला प्रश्न है, समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है, प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया है, यह किससे संबंधित है, ठीक है। दक्षिण रेलवे ने रेल बोट नाम का एक रोबोट विकसित किया है, तो यह किससे संबंधित है, बैंकिंग से, ठीक है, बैंकिंग से संबंधित है रेल बोट। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किस देश में किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किस देश में किया गया है, चाइना में, ठीक है, चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एनकोसेंस, ठीक है, एनकोसेंस क्या है। एनकोसेंस कोविड से संबंधित है, कोविड-19 के लिए मॉड्यूल परीक्षण, ठीक है, कोविड-19 के लिए मॉड्यूल परीक्षण है एनकोसेंस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, कटक में, ठीक है, उड़ीसा में है, कटक में। अगला प्रश्न है, आंकड़ा संचार तंत्र के अंग है, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं, संदेश मैसेज है, भेजने वाला सेंडर भी है, प्रोटोकॉल भी है, तो सभी है, ठीक है, डी है, आंकड़ा संचार तंत्र यानी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 में की गई थी। 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की T20 टीम क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी, ठीक है, कौन सी क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ऐसा कारनामा कर गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो कि 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है, ठीक है, नोवाक जोकोविच बने हैं। नोवाक जोकोविच ने कितने जीत दर्ज की है, 300, ठीक है, ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज की है। और उससे पहले किन्होंने सबसे ज़्यादा 362, रोजर फेडरर ने जीत 362 दर्ज की है, और दूसरे नंबर के है जोकोविच जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, ठीक है, नर्मदापुरम, ठीक है, होशंगाबाद शहर का नाम क्या रखा जाएगा, नर्मदापुरम।
अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन है? ठीक है, किरण पोलार्ड बने हैं 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। पहले पर ही युवराज सिंह 2007 में लगाया था। अगला प्रश्न है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एवं इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन कब हुआ? ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, केशवानंद भारती ने मूल ढांचे का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके सिद्धांत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती। उसका निधन कब हुआ? 6 सितंबर 2020 को। ठीक है, 6 सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न है निम्न में से संविधान सभा ने उद्देश्य संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा में उद्देश्य संकल्पना यानी प्रिएम्बल है जो प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? सिटीजनशिप का उल्लेख है भाग सेकंड में। ठीक है, 5 आर्टिकल 5 से 11, 5 से 11 अनुच्छेद में है। फिर FRBM का क्या उद्देश्य है? FRBM यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM का उद्देश्य क्या है? राजस्व घाटे को कम करना, राइट, राजस्व घाटे को कम करना और राजकोषीय घाटे को कम करना। ठीक है, तो दोनों राइट है, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है? ठीक है, विटामिन बी है, उसके अनेक कॉम्प्लेक्स है, उसमें पहला है विटामिन B1, उससे कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है, बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न कौन सा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय बंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक के बंगलुरु में है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान नीति कब आई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान नीति कब आई थी? 1958 में। ठीक है, 1958 में आई थी भारत में पहले राष्ट्रीय विज्ञान नीति। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा दृष्टि IAS का FLT, चौथे नंबर का FLT था और एक और FLT बचा हुआ है 5वां। तो हम मिलेंगे अगले वाले FLT में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।